आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे क्या है उनकी राय बिहार चुनाव में राहुल गांधी के स्टेक को लेकर। आज दरअसल श्रवण जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और जिन परिस्थितियों में बिहार चुनाव हो रहा है उसमें उनका क्या स्टेक है, क्योंकि दो चीजें हुई हैं। पहली बात यह है कि बिहार चुनाव के ठीक पहले एसआईआर हुआ और उसके पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी के वोट चोरी के गंभीर आरोप के बाद पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो एक तरीके से संदेह के घेरे में आ गई है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने तो एक समय यह भी कहा था कि वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर भी हो सकती है, यानी चुनाव का बायकॉट भी कर सकते हैं। स्थिति कितनी गंभीर। सुप्रीम कोर्ट मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने 12 दूसरे जगहों पे यानी राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में कराने का फैसला किया एसआईआर को। लेकिन आज हम फोकस करेंगे बिहार को लेकर। एसआईआर के बाद और वोट चोरी के आरोप के बाद अगर राहुल गांधी या बिहार के अंदर महागठबंधन जीतता या हारता है तो फिर इसके क्या अर्थ निकलते हैं और राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर इस हार या जीत का क्या अर्थ होगा, जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम ये बातचीत एक ऐसे माहौल में कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी ने अपने जीतने के इंतजाम कर लिए हैं और वो इस चुनाव को हाथ से नहीं जाने देंगे, जिसको कहते हैं कम वोट में। तो ये जो इस तरह की आशंकाएं हैं हमारे सरकार के प्रति, हमारे शासकों के प्रति, कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने चुनाव को पलटने के उलटने के सारे इंतजाम कर लिए हैं, उसके बीच में हम ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी का रेलेवेंस क्या है। देखिए, इसको राहुल गांधी के रेलेवेंस को या राहुल गांधी की भूमिका को हमको बहुत पहली बार मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है पूरा बहस कि पिछले 11 सालों में देश ने बिहार के जरिए पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस किया कि राहुल गांधी के बिना काम नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कभी। और ये महसूस किया कि कोई है ही नहीं राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के नेता के तौर पर देश में। मतलब ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपोजिशन की लीडरशिप को मोनोपोलाइज कर लिया है कि उनके बिना अब काम ही नहीं चल सकता। तो लोग राहुल गांधी की 2 महीने तक भी प्रतीक्षा करते हैं बिहार में। ये बहुत रेयर है कि किसी मतलब बिहार का नागरिक, बिहार के मतदाता मोदी जी की 2 महीने प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं और राहुल गांधी की कर रहे हैं और आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि वो 1 सितंबर के बाद कहां गायब हो गए। ये एक 11 साल में कभी आपने ये महसूस नहीं किया होगा, या इस तरह का कोई अवसर शायद आया हो या नहीं आया हो, मुझे पता नहीं, पर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि बिहार में या चर्चाओं में या डिबेट्स में केवल एक मुद्दा था कि राहुल गांधी कहाँ है, वो क्यों नहीं है, वो क्या बिहार से नाराज हो गए, तेजस्वी से उनका कुछ खटपट हो गई है। चुनाव आयोग ने 14 नवंबर की तारीख नतीजों की घोषणा के लिए शायद राहुल को चुनौती देने के लिए की है कि इस दिन राहुल के नाना जी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, तो राहुल अपनी सार्थकता को सिद्ध करके दिखाएं। वो बताएं कि वो नेहरू गांधी खानदान का, परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 14 नवंबर का दिन भी सिग्निफिकेंट है, बिहार का इलेक्शन भी सिग्निफिकेंट है और राहुल के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि राहुल को बहुत सारी चीजें, मतलब जिस लोकतंत्र की, संविधान की बात करते हैं, आज उन्होंने जो बिहार की रैली में संविधान की प्रति दिखाई और बात की, ये उसके लिए उनकी लड़ाई की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कि उसमें से वो निकल के बाहर कैसे आते हैं और आते हैं कि नहीं आते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि राहुल गांधी बिहार पहुंच गए हैं, मतलब तमाम संदेहों को परे करते हुए, और उन्होंने, आपने देखा कि
पूरे देश ने देखा कि महागठबंधन की जो रैली है उसमें मंच पर तेजस्वी भी हैं और मुकेश साहनी भी हैं और तमाम वामपंथी नेता भी हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कि ये इतनी बड़ी रैली कैसे हो गई। प्रधानमंत्री की कुर्सियां खाली रहती हैं, अमित शाह की कुर्सियां, प्रधानमंत्री की समस्तीपुर में कुर्सियां खाली रही, अमित शाह की कुर्सियां खाली रहती हैं, राहुल गांधी की सभा में इतनी भीड़ कैसे है? तो क्या वास्तव में बिहार राहुल गांधी की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो आएंगे तभी जिताएंगे? राहुल गांधी को अब बिहार तभी छोड़ना चाहिए आशुतोष जी, जब वो इंडिया ब्लॉक को तोड़ने वाले नीतीश कुमार को राज्य की सत्ता से बाहर कर दें, हटा दें और बीजेपी को पूरी तरह से बिहार से बाहर कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हुकूमत से बाहर करना चाहते हैं दिल्ली में, और ये तब तक मुमकिन नहीं होगा राहुल गांधी के लिए जब तक कि वो उनकी मोदी जी की सत्ता की जो 2 बैसाखियां हैं उसमें से एक बैसाखी को पूरी तरह से तोड़ नहीं देते हैं। आप पाएंगे कि अगर जैसे ही जेडीयू ध्वस्त होता है बिहार में, आप पाएंगे कि तेलुगु देशम की बैसाखी भी अपने आप चरमराने लगेगी। ये जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसा मैंने कहा कि राहुल की प्रतीक्षा कर रहे थे, राहुल की जरूरत महसूस कर रहे थे, देश भी कर रहा था, मीडिया कर रहा था, बिहार कर रहा था। अब राहुल इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो फिर राहुल को देश में अपनी जरूरत पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी नए सिरे से, कि लोग उनकी प्रतीक्षा करें, उनकी रैली की प्रतीक्षा करें, उनके आने की प्रतीक्षा करें। क्योंकि ये राहुल के एब्सेंस के बाद उपस्थिति और अपने आप को सिद्ध करने का ये जो बाकी दिन है, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन जो भी हैं, पहले फेज की 121 सीटों के चुनाव के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20 साल के नीतीश कुमार के कुशासन के बाद भी उनको एक मौका और देना 5 साल का, 25 साल के लिए उनको सत्ता में रखना, इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को 10 साल और देने को तैयार है दिल्ली में। तो ये मामला नीतीश का नहीं है, ये बिहार का चुनाव नीतीश के खिलाफ नहीं है, ये मोदी जी के खिलाफ है। और ये मतलब सही में पूछा जाए तो ये मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, एक रिहर्सल कर रहे हैं, मिड टर्म रिहर्सल कर रहे हैं। मतलब बिहार में जो आंकड़े हैं, आपने जैसा कहा, एसआईआर के जरिए जो नाम हटाए गए हैं करीबन 47 लाख लोगों के, मतलब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जी नाम हटाए गए। इसका मतलब ये है कि गोवा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्य पूरी तरह गायब हो गए। इन 3 राज्यों की जो आबादी है कुल मिलाकर इतनी ही है, 47-50 लाख के करीब है। आप कल्पना कीजिए कि चुनाव हो किसी देश में और ये 3 राज्यों के चुनाव ही नहीं हो, इतनी बड़ी आबादी को गायब कर दिया। मतलब एक तो अनुमान ये है कि जितने डिलीशन हुए हैं वोटर्स के, उसमें 10% सिर्फ 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुए हैं बिहार की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 10% ऑफ द डिलीशंस इन ओनली 10-15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब आप एक चीज ये देखिए कि जो मतदाता रह गए हैं, 7 करोड़ 42 लाख मतदाता जो बाकी रह गए हैं, पिछले 2 चुनावों का अगर आप एनालिसिस करें वोट परसेंटेज का, 57% ही वोटिंग हुआ है। मतलब 2020 में और 2015 में आप कल्पना की, 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स और केवल
7% वोटिंग हो रहा है। और उसके पिछले के दो चुनाव 2005 और 10 में तो 52% से भी कम हुआ। एक में 52%, 52 पॉइंट समथिंग है, और एक में तो 40 के ऊपर 45, 46, 43% का वोटिंग हुआ। इसका मतलब ये है कि पूरी योजना ये है कि सरकार की या इलेक्शन कमीशन की रुचि ये इस बात में नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकले, कम वोटिंग से ज्यादा का ज्यादा माइलेज लेने की इस बार कोशिश है। आशुतोष जी, आपने भी, आपकी चर्चाएं मैं सुनता रहा, आपने भी बड़े पोल सर्वेस पर बातचीत की है और भी चैनल्स कर रहे हैं जी, जिसमें महागठबंधन को आगे दिखाया गया है। जो लेटेस्ट आपने पोल सर्वे का विश्लेषण किया उसमें दिखाया गया है। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में भी ऐसे ही पोल सर्वेक्षण हुए थे, और उनमें भी विपक्ष को या यूपीए को या कांग्रेस को या इंडिया ब्लॉक को आगे दिखाया गया था। आपने देखा कि क्या हुआ, अल्टीमेट क्या हुआ, नतीजे क्या निकले। आप पाएंगे कि एग्जिट पोल के बाद अमित शाह के दावों पर बात होने लगेगी कि अमित शाह तो पहले ही बोल चुके थे कि हमको बिहार में 200 सीटें मिलने वाली। तो ये जो चुनाव है ये बहुत क्रूशियल है, क्रूशियल फेज में है, क्रूशियल भी है और क्रूशियल फेज में भी है। और इसमें महागठबंधन को जीतना नहीं है, लैंडस्लाइड चाहिए। अगर राहुल को सिद्ध करना है अपने आप को, कर्नाटक की तरह, तेलंगाना की तरह, तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप देखें, पहली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने जो करिश्मा दिखाया था कि वो कर्नाटक में जिन रास्तों से गुजरे, जो यात्रा जिन रास्तों से गुजरी 2022 में, उस सब जगह जेडीएस और बीजेपी का सफाया हो गया। वो तेलंगाना में जिन रास्तों से गुजरे उसमें बीआरएस और बीजेपी का सफाया हो गया। राहुल गांधी ने जो 1 सितंबर को जो यात्रा का कंक्लूजन हुआ, वोटर बिहार यात्रा का जो कंक्लूजन हुआ, 16 दिन की यात्रा का, राहुल ने 25 जिले टच किए उसमें, और 25 जिलों में करीबन 110 सीटें कवर की। आप कल्पना कीजिए कि 243 सीट्स में से 110 सीटें राहुल गांधी ने कवर की उस 16 दिन की यात्रा में। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है राहुल के लिए करके दिखाने की, वो ये कि वो जो यात्रा थी उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे, कर्नाटक की तरह कर दे, उसको तेलंगाना की तरह कर दे। और जरूरत इस बात की है, जो जोर लगाने की जरूरत है कि वो जेडीयू को पूरी तरह इनकैपेसिटेट कर दे, मतलब अपंग कर दे, क्योंकि 101 सीटें पर लड़ रही है बीजेपी। और अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखें पिछली बार का भी, जेडीयू का अगर देखें तो बहुत ही पुअर था जी। तो इसलिए 101 में से अगर उन्होंने पिछली बार शायद 75 सीटें प्राप्त की होंगी, पर जेडीयू को अगर खत्म कर दिया जाए इस बार पूरी तरह से, तो 101 सीटों पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। मतलब जेडीयू के पास भी 101 सीटें हैं, चिराग के पास 29 हैं, कुशवाहा के पास 6 हैं, मांझी के पास 6 हैं। हम जो देख रहे हैं गणित, उसमें हम गणित जो सीटों का देख रहे हैं उसमें एनडीए की सरकार कहीं से बनते हुए नहीं देख रहे, किसी भी लॉजिक से नहीं देख रहे, स्ट्राइक रेट से भी नहीं देख रहे हैं। पिछले तमाम जो जेडीयू के स्ट्राइक रेट्स हैं 2005
2005 के बाद से लगातार डिक्लाइन है उनके वोट शेयर में भी और सीटों में भी, और बीजेपी की सीटों में कोई बहुत फेनोमेनल इंक्रीज नहीं है। तो इसलिए पिछली बार भी केवल 15 सीटों का फर्क रहा था, जबकि राहुल गांधी नहीं थे पिक्चर में पिछली बार। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो एक नया नेतृत्व उभर कर आ रहा है। ये अगर आप पाएंगे, कैंडिडेट्स के फेसेस पाएंगे, उनकी प्रोफाइल पाएंगे, तो जेन जेड जो आपने देखा नेपाल में बिहार से लगे हुए, मधुबनी से लगे हुए जेन जेड को, मतलब बिहार में 58% जो है, जो आबादी है वो 25 साल से कम की है लोगों की। मीडियन एज 22 साल है, औसत एज 22 साल है। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है ये है कि अगर ये जो आबादी है जो 13 से 28 साल की है, जो 32%, 32.5% है बिहार में, देश में सबसे ज्यादा है। और इसकी खूबी यह है आशुतोष जी कि इस आबादी ने नीतीश कुमार का शासन ही देखा है। इस 20 साल से जो आदमी सत्ता में है, तो उसके सामने जो आदमी पैदा होकर बड़ा हुआ, उसके सामने कोई पुराना इतिहास नहीं। उसको आप जंगल राज की याद नहीं दिला सकते, उसको आप किसी और राज की याद नहीं दिला सकते। तो ये देख रहे हैं कि बिहार में कितनी बुरी स्थिति है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये उलट सकता है, मतलब महागठबंधन के पक्ष में आ सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राहुल के लिए वो ये है कि जिन 61 सीटों पर 61 सीटों पर कांग्रेस ने खड़ा किया है, उस पे उनको ये सिद्ध करना है कि सिचुएशन कांग्रेस की 2020 से अलग है। 2020 में 70 सीटों पर लड़कर भी कांग्रेस ने 19 सीटें प्राप्त की थी। इस बार जबरदस्त स्ट्राइक रेट हो सकता है। अगर आप पिछली बार का स्ट्राइक रेट देखें, सीपीआई एमएल लिबरेशन का 19 में से 12 सीटें जीती थी। सीपीएम ने 4 में से 2 सीटें जीती थी। सीपीआई ने 6 में से 2 सीटें जीती थी। आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट था वो भी 144 में 75 सीटें जीती थी पिछली बार। 144 में 75 सीटें जीती थी, इस बार 143 पर तेजस्वी लड़ रहे हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो 25 सीटों की टैली बढ़ा लें अपनी। तो 100 सीटें अगर तेजस्वी बढ़ा ले, 90 सीटें कर ले, बहुत जबरदस्त विक्ट्री होगी महागठबंधन की अगर ये चुनाव ईमानदारी से होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये इस चुनाव में तेजस्वी ने सब सिद्ध कर दिया अपने आप को। महागठबंधन के अलाई सब सिद्ध कर चुके हैं कि वो कितनी मेहनत करके उन्होंने एक टेम्पो बनाया है, महागठबंधन को आगे बढ़ाया। बिहार की जनता ने सिद्ध कर दिया। सिद्ध केवल राहुल गांधी को करना है, वो कर सकते हैं। उनको समझ में आ गया है कि इस समय जो दांव पर है वो उनका खुद का कैरियर भी है, राहुल गांधी का कैरियर भी है, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है। और उनकी जरूरत अब आगे कहाँ पड़ेगी और पड़ना चाहिए कि नहीं देश में विपक्ष को, वो ये चुनाव और उसमें राहुल गांधी की भूमिका, प्रियंका की भूमिका, वो सिद्ध करने वाला है। तो हम आपकी आज की चर्चा को, आपकी इजाजत हो तो समाप्त करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।